आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3। क्या बात करेंगे? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीजें डिस्कस करा था। क्या-क्या डिस्कस करा था? क्या-क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स का? इसको कौन प्रोटेक्शन देता है? इसको कौन गार्ड करता है? इस बात का कौन गारंटी लेता है कि फंडामेंटल राइट्स आपका क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई हो जाएगा? ठीक है, इन सारी चीजों का हमने क्या कर रखा था? हमने इन सारी चीजों की बात कर रखी थी। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि आर्टिकल 12। आज हम क्या शुरू करेंगे? डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कौन आता है? आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 आज हम किसके बारे में शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहने का क्या मतलब है? आर्टिकल 12 कहता है द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। मींस स्टेट, ये जो टर्म है, ये स्टेट जो टर्म है, ये क्या है? इसको वाइडर सेंस में क्या कर रखा है हमने? हमने क्या कर रखा है? इसको डिफरेंट प्रोविजंस के लिए यूज कर रखा है, जो कि फंडामेंटल राइट्स को कंसर्न करता है। स्टेट जो टर्म है, इसको क्या कर रखा है हमने? वाइडर, इसको क्या कर रखा है हमने? बहुत डिफरेंट प्रोविजन में क्या कर रखा है? बहुत डिफरेंट प्रोविजन में यूज कर रखा है, जो कि किससे कंसर्न रखता है? ये कंसर्न रखता है मेनली फंडामेंटल राइट्स से। Hence, Article 12 has defined the term for the purpose of Part 3। इसलिए आर्टिकल 12 क्या करता है? आर्टिकल 12 ये डिफाइन करता है इस स्टेट का मतलब क्या है, इस आर्टिकल 12 का मतलब क्या है, या इस आर्टिकल 12 जो पार्ट 3 में रखा गया इसका मेनली क्या मतलब है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब देखिए, अब आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है, किन किन चीजों को हम स्टेट बोलते हैं। ठीक, अब हमने एक सिंपल सा टर्म बोल दिया स्टेट। अब स्टेट अगर सामने वाला कोई हो, वो उसको हम स्टेट बोल दें तो स्टेट मतलब अभी हमने बिना ये इस बात को समझे हुए, इस टर्म को समझे हुए हमें स्टेट अगर बोल दिया जाएगा तो स्टेट का मतलब होता है राज्य। स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य। तो हम क्या समझेंगे? बस राज्य ही समझेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस टर्म को, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आर्टिकल 12 में, इस टर्म को अगर समझ लेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा, डिटेल मालूम चलेगा कि हाँ, स्टेट का मतलब क्या है। बेसिकली स्टेट में क्या क्या चीज समा रहा है, क्या क्या चीजों को स्टेट हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट में सबसे पहले वो लोग, वो चीजें आएंगी जो कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से क्या क्या? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, ये दोनों किसमें आएगा? स्टेट वाले टर्म में। अब देखिए, यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव को कौन कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव को कौन कौन रिप्रेजेंट करता है? यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करता है आपका, यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव को कौन कौन रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें स्टेट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहला है स्टेट में क्या क्या आएगा? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि क्या होगा? जिसमें कि दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये टर्म पहला है स्टेट का मतलब। पहले सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसमें से यूनियन और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, यूनियन गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो लाई करेगा। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में क्या क्या है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में क्या क्या लाई करता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में आपका लाई करता है पीएम, सॉरी पीएम नहीं, सबसे पहले होगा प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
उसके बाद कौन लाई करेगा? उसके बाद लाई करेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद ये बात होगी हमारी एग्जीक्यूटिव की। अब लेजिस्लेटिव में कौन कौन आता है? लेजिस्लेटिव में आपका आता है, लेजिस्लेटिव में आपका आता है लोकसभा एंड राज्यसभा। ये बात होगी हमारी क्या? सबसे पहले चीजों की। उसके बाद सबसे पहली चीजों की बात कर लिया हमने। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है? द गवर्नमेंट, दूसरे में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, स्टेट की जो गवर्नमेंट है और जो लेजिस्लेचर है वो लाई करेगा। उसमें से क्या? उस स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उस स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारा चीज भी किसमें लाई करेगा? वो भी स्टेट के टर्म के अंदर आएगा। हम अगर स्टेट को डिफाइन करेंगे तो मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये दो दो टर्म सबसे पहले लाई करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में आएगा, सबसे पहले आपका आएगा गवर्नर, सबसे पहले आएगा गवर्नर, फिर आएगा आपका चीफ मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कौन आएगा? और कौन आएगा? ये तीन, ये तीन लोग आएंगे क्या है? किसमें? हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में। और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चौथा आएगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये चार लोग आएंगे हमारे किसमें? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में। उसके बाद ये हो गया एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की। अब लेजिस्लेचर ऑर्गन की, लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा? लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा? इसमें आएगा आपका लेजिस्लेटिव स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये बात कर लिया हमने क्या? स्टेट गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या क्या आएगा। ये दो बात होगी हमारी। स्टेट को जब भी हम टर्म को जब भी हम डिनोट करेंगे तो ये दो चीजें आएंगी। तीसरी कौन कौन आएंगे? तीसरी आएंगे आपके ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इटीसी। मतलब ये सारे लोग भी, जो भी ऑल लोकल अथॉरिटीज है, जो म्युनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, ये सारे लोग किसमें आएंगे? ये सारे लोग स्टेट के टर्म में आएंगे। मीन्स हम जब भी स्टेट को डिनोट करेंगे तो ये तीन चीज आएंगे। क्या क्या आएंगे? पहले यूनियन गवर्नमेंट के आएंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और फिर तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा जो अदर टर्म्स है, लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारे लोग क्या आएंगे? स्टेट के टर्म में आएंगे। चौथी किसमें आएंगे? ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल, ETC। मीन्स अब स्टेचुटरी किसको बोलते हैं? स्टेचुटरी किसको बोलते हैं? स्टेचुटरी बोलते हैं जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाया गया है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया। उसको उसको क्या बोल दिए? उसको बोल दिए स्टेचुटरी। क्या बोल दिए उसको? स्टेचुटरी। मीन्स स्टेट ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया। किसके थ्रू बनाया गया? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसको क्या क्या बोल दिए? स्टेचुटरी। और जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू नहीं बनाया गया है उसको नॉन स्टेचुटरी बोल दिया। ठीक है, अब जिसमें से LIC, ONGC और सेल, ये सब क्या है? ये है हमारे और अदर अथॉरिटीज। ये भी किसमें आएंगे? ये भी हमारे स्टेट के टर्म में इंक्लूड होंगे।
ठीक है। उसके बाद दस स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन ए वाइडर सेंस सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज। मीन्स इसलिए स्टेट को हम अगर डिफाइन करते हैं तो एक वाइडर टर्म में डिफाइन करते हैं, हम लोग एक नैरो टर्म में डिफाइन बिल्कुल नहीं करते स्टेट को। स्टेट को डिफाइन जब भी करते हैं तो एक वाइडर टर्म होता है उसके लिए, मीन्स एक लंबा चौड़ा टर्म होता है। मीन्स सिर्फ स्टेट का मतलब एक राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब ये चार लोकल बॉडीज हैं। स्टेट का मतलब ये क्या है, ये चार बॉडीज हैं जिसको कि इंक्लूड करता है। जब भी हम स्टेट बोलते हैं, स्टेट बोलने का मतलब है, तो आर्टिकल 12 यही डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 यही डिफाइन करता है कि स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट में क्या क्या चीजें हैं, स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी है। ठीक है। इट इज द एक्शन ऑफ दीज एजेंसी दैट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट्स एज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। मींस कहने का मतलब है स्टेट में जो भी चीजें लाई हो रही है, जो भी चीजें स्टेट में लाई हो रही है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में चैलेंज बिल्कुल कर सकते हैं। कोर्ट में हम चैलेंज को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कोई भी स्टेट के कोई भी एक मेंबर अगर उन चीजों को वायलेट कर रहा है, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में आराम से उसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, इवन ए प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट falls within the meaning of state under article 12। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट बॉडी है या कोई भी एजेंसी है जो एक वर्किंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, या किसी भी सरकार के साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है मिलके, तो वो भी किस में आएगा, वो भी स्टेट के टर्म में आएगा अंडर आर्टिकल 12। वो भी आर्टिकल 12 के अंदर अंदर आएगा, वो भी किस में आएगा, आर्टिकल 12 के अंदर आएगा। ठीक है। ये बात होगी हमारी आर्टिकल 12 की। ये बात किसकी होगी, ये बात होगी हमारी आर्टिकल 12 की। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 13 की। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा हो सकता है, इसलिए हम पहले एक बार आर्टिकल 13 देख लेते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट all law that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। इस आर्टिकल 13 क्या डिक्लेयर, सबसे सिंपली बात है, आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है कि कोई भी नियम जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, वो वॉइड माना जाएगा। कोई भी नियम हो, मीन्स सभी नियम दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरिवेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कोई भी नियम जो इनकंसिस्टेंट है या इन डेरिवेशन है किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, उसको क्या माना जाएगा, उसको वॉइड माना जाएगा, उसको नील माना जाएगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट एक्सेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये क्या करता है, ये एक्सेसिवली क्या करता है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है कि अब देखिए, अब हमने ये बोल दिया कि हाँ चलिए, कोई भी चीजों को अगर वायलेट्स करेगा, फंडामेंटल राइट्स के कुछ भी चीजों को अगर वायलेट्स करेगा तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। अब इसको कौन डिसाइड करेगा कि हाँ ये फंडामेंटल राइट्स है या बेसिक स्ट्रक्चर है या ये नहीं है, इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसको कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत डिसाइड करेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स है या ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये करेगा सुप्रीम कोर्ट, करेगा आपका आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग इसको रिव्यू कर सकता है कि हाँ वो वॉइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट इसको ये करेगा, वेरीफाई करेगा। और हाई कोर्ट किसके अकॉर्डिंग करेगा, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट क्या करेगा, इसको इसको रिव्यू करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मींस ये जो भी नियम है, ये जो भी चीजें हैं, ये जो भी चीजें हैं, इसको क्या करेगा, इसको इसको जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। और वही चीजें क्या होगा, वही डिसाइड होगा कि ये नियम वाइड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बात होगी हमारी क्या, ये बात होगी हमारी आर्टिकल 13 की। उसके बाद दिस पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया जाएगा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। उसके बाद दैट कैन डिक्लेयर ए लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर इसको वॉइड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसको कौन डिसाइड करेगा, जो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू का यही मतलब है, वो क्या करेगा, ये इन चीजों को रिव्यू करेगा कि हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ये कौन रिव्यू करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिव्यू करेगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अब हमारे पास है, अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है।
आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में टोटल क्या है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ये कहता है ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी नियम इंडिया के टेरिटरी में फोर्स हुआ है, कब? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले जो भी नियम इंडिया के टेरिटरी में फोर्स हुआ है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है, किसके? अगर वो इनकंसिस्टेंट है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड, अगर वो इनकंसिस्टेंट है पार्ट ये फंडामेंटल राइट से, अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, उसको क्या माना जाएगा? उसको वॉइड माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? उसको वॉइड माना जाएगा। मींस कहने का मतलब है आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? ऑल लॉ इन फोर्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटरी में वो जो इन्फोर्स हुआ है इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट होने से पहले। मींस ये क्या है? ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 है आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मींस जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में लागू हुआ, उससे पहले का नियम, जो भी नियम है, उससे पहले भी तो हमारा देश चलता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही थी, उससे पहले का नियम अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के साथ, उस नियम को क्या माना जाएगा? उस नियम को वॉइड माना जाएगा, मींस उस नियम को नल माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 13 क्लॉज 1। अब 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? 13 क्लॉज 2 है ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कहने का मतलब है कि दोनों चीज है सेम। ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कह रहा था कि मींस संविधान लागू होने से पहले अगर वो इनकंसिस्टेंट है, किसके साथ? इनकंसिस्टेंट है अगर फंडामेंटल राइट्स के साथ, उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा नल। लेकिन उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कहता है कि जो भी नियम बना है वो क्या है? वो अगर संविधान के लागू होने के बाद, और अगर वो नियम क्या बनाया गया है, वो अगर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स से, उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको भी वॉइड माना जाएगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन तो यही अप्लाई करता है स्टेट गवर्नमेंट से कि वो ऐसा नियम बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स के को वायलेट्स ना करे, और अगर खुदा ना खासा उन चीजों को वायलेट्स करता भी है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वॉइड माना जाएगा। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है। ठीक है, आगे क्लॉज 1 क्लॉज 2 की समझ। ठीक है, अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्लॉज 2 होगी। अब उसके बाद आता है एक हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी। क्या आता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसमें क्या है? मान लिया जाए हमारे पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है? ये 4 क्लॉज है, किसी आर्टिकल्स का 4 क्लॉज है, और वो 4 क्लॉज में से क्या करता है? डी वाला क्लॉज जो है, ये क्या करता है? ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। डी क्लॉज क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें उस फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट कर रहा है, उसको वॉइड माना जाएगा, ना कि ये पूरा आर्टिकल को वॉइड माना जाएगा, ना कि ये पूरा आर्टिकल को वॉइड माना जाएगा। मींस उस फंडामेंटल राइट्स को वॉइड माना जाएगा जो कि क्या कर रहा है? सिर्फ उस फंडामेंटल राइट्स को जो उस आर्टिकल को वॉइड या फिर उस क्लॉज को वॉइड माना जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है? वायलेट्स कर रहा है। ठीक है, ये बात होगी आपकी, इसी को बोलते हैं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, ये बात होगी हमारी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 की, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का कहने का मतलब है कि जो भी चीजें हैं, जो भी नियम है इस आर्टिकल्स में क्या है? एक बार बुक में देखते हैं क्या है। द टर्म लॉ, हमने 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 चलिए ये मान लिया कि हाँ चलो ये लॉ, लॉ का मतलब क्या है? हमने लॉ की बात कर ली कि देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में भी दिया है कि जो भी लॉ संविधान बनने से पहले लागू हुआ है, जो भी नियम संविधान बनने से पहले लागू हुआ है, वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट्स कर रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? उसको नल या वॉइड माना जाएगा। उसके बाद दूसरी बात क्या होगी? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि जो भी नियम संविधान लागू होने के बाद अप्लाई हुआ है, जो भी लॉ संविधान लागू होने के बाद अप्लाई हुआ है, उसको अगर
वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको भी नल माना जाएगा। ये होगी लॉ की बात। अब लॉ टर्म जो है, ये लॉ वर्ड जो है, वो लॉ में क्या-क्या आता है? इस लॉ में क्या-क्या डिनोट करता है? इस लॉ का मतलब क्या है? इसमें क्या-क्या चीजें हैं जो कि जो मिल करके नियम को बनाता है, लॉ को बनाता है, लॉ वर्ड को बनाता है। तो इस वर्ड को क्या समझना है? यही कहता है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या डिफाइन करता है कि लॉ वर्ड जो है उसमें से क्या-क्या चीजें आता है? उसमें से आता है हमारा परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। वो लॉ वो लॉ जो कि स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट क्या करता है? इनेक्ट करता है। सबसे पहले लॉ में क्या आता है? परमानेंट लॉ जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है? इनेक्ट करता है। सबसे पहला काम आ गया लॉ में यही चीजें। दूसरी चीजें क्या है? टेम्पोररी लॉ लाइक ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स दूसरा चीजें क्या आ गया लॉ के अंदर? दूसरा चीजें क्या इंक्लूड करता है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम। ये सारा चीज क्या है? ये सारा चीज किसके अंदर आता है? ये सारा चीज लॉ के अंदर आता है। क्या क्या आता है लॉ के अंदर? लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, उसके बाद ऑर्डर, बाय लॉ, रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स और यूजेज हैविंग इस टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। मीन्स लॉ के द्वारा जो फोर्स ऑफ लॉ के द्वारा जो भी चीजें की गई है टेरिटरी ऑफ इंडिया में, वो सारा चीज किसके अंदर आता है? वो सारा चीज लॉ के अंदर आता है। ये हो गया आपका सब क्लॉज ए, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का सब क्लॉज ए। ठीक है। अब ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस वो क्या करेगा? वो प्रेसिडेंट किसके थ्रू देगा? ऑर्डिनेंस में दो चीजें हैं, एक तो आपका पार्लियामेंट के थ्रू ऑर्डिनेंस आएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आएगा। तो पार्लियामेंट जो भी प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डिनेंस देगा वो किसके अंतर्गत देगा? आर्टिकल 123 के अंतर्गत। आर्टिकल 123 के अंतर्गत देगा क्या? ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के पास आए तो अगर गवर्नर गवर्नर देगा, ये किसके अंतर्गत देगा? 213 के अंतर्गत। आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस देगा। ठीक है। ये बात होगी हमारी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की सब क्लॉज ए की बात। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी क्या है? सब क्लॉज बी कहता है सब क्लॉज बी कहता है कि लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर or other competent authority in the territory of India because before the commencement of this constitution and not previously repealed। कहने का मतलब है जो भी लॉ फोर्स में आया है पहले, मीन्स संविधान बनने से पहले जो भी लॉ फोर्स में आया है वो भी किस में आएगा? लॉ के टर्म में इंक्लूड होगा। जो भी चीजें संविधान लागू होने से पहले जो फोर्स में आया है वो भी क्या होगा? वो भी किसके टर्म में आएगा? वो भी लॉ के टर्म में आएगा। उसके बाद आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। देखिए आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है इस आर्टिकल में जो भी चीजें हैं वो आर्टिकल 368 पे अप्लाई नहीं होगा। मीन्स जो भी आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है वो क्या होगा? वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी अंडर आर्टिकल 368 है उसके अंदर ये आर्टिकल 13 क्लॉज 4 अप्लाई नहीं होगा। मीन्स कहने का मतलब है, देखिए इसका कहने का मतलब डिटेल में समझते हैं। इसका डिटेल क्या है? इसका डिटेल ये है इसका डिटेल ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया गया था। बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लेक्चर हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करते हैं इस लेक्चर को यहीं तक छोड़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो है ये टर्म क्या क्या डिनोट करता है। ठीक है।
हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।